ओके जी। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जनाब हमारी सेकेंडरी की क्लास है। चैप्टर नंबर हमारे पास जनाब मेरी जो है वो 17 हमारे पास है। और जो टॉपिक हम जनाब करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का जनाब जो नाम है वो है कॉम्पिटेंट इफेक्ट। क्या नाम मेरे बेटा? कॉम्पिटेंट इफेक्ट का टॉपिक आज हम करेंगे। कॉम्पिटेंट इफेक्ट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए कि कॉम्पिटेंट इफेक्ट वो टॉपिक है जो लाइट की यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पार्टिकल नेचर को वेरीफाई करता है, जस्टिफाई करता है। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लासों में आपने पढ़ा है कि लाइट डुअल इन नेचर होती है। जब लाइट की नेचर ऑफ लाइट के हवाले से बात करते हैं तो मुख्तलिफ लाइट की नेचर के कॉन्सेप्ट थे, मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा। वेव नेचर थी जिसको हाइजन ने पेश किया था, उसके बाद आपके पास एक पार्टिकल नेचर थी। इस पार्टिकल नेचर को कॉम्पिटेंट इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करता है। क्या करता है बेटा? एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करता है कि हाँ ऐसा होता है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। कॉम्पिटेंट इफेक्ट डेफिनेशन इंट्रोडक्शन देख ले पहले मेरे बेटा। कॉम्पिटेंट इफेक्ट स्टडीड द कोलिजन ऑफ फोटोन विद इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। कॉम्पिटेंट साहब ने क्या किया, एक फोटोन को इलेक्ट्रॉन से होने वाले कोलिजन को टकराया और जनाब एंड जस्टिफाइड दैट फोटोन इज पार्टिकल इन नेचर। कोलिजन करा के कैलकुलेशन की, फार्मूले इस्टेब्लिश किए और जनाब उसमें से नताइज निकाले, कंक्लूड किया कि जो फोटोन होता है वो पार्टिकल इन नेचर हमारे पास होता है। इसकी अचीवमेंट को कहा जाता है कॉम्पिटेंट इफेक्ट। और ये आप समझ लें कि कॉम्पिटेंट इफेक्ट इज द गेटवे ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स। इसीलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि मॉडर्न फिजिक्स में जहाँ से हम दाखिल होते हैं ना, उसका जो दरवाज़ा था वो दरवाज़ा बनाया है किसने? कॉम्पिटेंट साहब ने बनाया। अगर कॉम्पिटेंट साहब ना होते तो शायद आज मॉडर्न फिजिक्स वहाँ ना होती जहाँ पर मौजूद है। डेफिनेशन देख लें, द स्कैटरिंग ऑफ फोटोन व्हेन मेड टू कोलाइड विद स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज कॉल्ड कॉम्पिटेंट इफेक्ट। जब किसी फोटोन जाकर फोटोन को टकराया जाता है स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के साथ तो वो स्कैटर कर जाता है। स्कैटर करने का मतलब होता है अपनी डायरेक्शन को तब्दील कर लेता है, अपनी डायरेक्शन को बदल लेता है और उसके नतीजे में उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। एक कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जब वेवलेंथ बढ़ती है तो एनर्जी कम होती है, जब वेवलेंथ बढ़ती है तो एनर्जी हमारे पास क्या होती है? कम होती है। वेवलेंथ बढ़ जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कॉम्पिटेंट इफेक्ट। जो डेफिनेशन है कॉम्पिटेंट इफेक्ट की, द स्कैटरिंग ऑफ फोटोन व्हेन मेट टू कोलाइड विद स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन दी वेवलेंथ। और याद रखना, जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी हमारी कम होगी। इस कॉल्ड कॉम्पिटेंट इफेक्ट। तवज्जो से डायग्राम को गौर से देखिएगा, कल यहीं पर ही हमारी क्लास में मसला हुआ था। ये हमारे पास फर्ज करते हैं मेरे बेटा, एक हमारे पास फोटोन मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास कौन है मेरे बेटा? ये मेरे पास फोटोन है। और इस फोटोन को हम क्या करते हैं मेरे बेटा? एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कराते हैं और ये इलेक्ट्रॉन आपका स्टेशनरी है, रेस्ट में है। कौन है बेटा? आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट की हालत में मौजूद है। इस इलेक्ट्रॉन से इस फोटोन को टकराया जाता है। जब फोटोन जाकर इलेक्ट्रॉन से टकराता है, जब फोटोन जाकर इलेक्ट्रॉन से टकराता है, कोलाइड करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है मेरे बेटा, जो पहले रेस्ट की हालत में था वो मोशन की हालत में आ जाता है। क्या होता है? वो मोशन की हालत में आ जाता है और किसी एंगल के साथ ये मूव कर जाता है। और जो फोटोन खुद था, रेड वाला फोटोन है, जो फोटोन खुद था मेरे बेटा, वो भी क्या करता है? वो भी अपनी डायरेक्शन को तब्दील कर लेता है, स्कैटर कर जाता है। स्कैटर करने के मतलब है कि सेम लाइन में नहीं है। अगर आप गौर से यहां देखो तो जो ग्रीन से आपको लाइन नजर आ रही है ये इसकी मोशन का एक्सिस है, मगर जब ये टकराया तो अपने एक्सिस पे नहीं रहा, बल्कि इसने अपनी डायरेक्शन क्या की? तब्दील कर ली। अपने एक्सेस पे नहीं रहा है, अपने एक्सेस से भटक गया है, अपने एक्सेस को चेंज कर लिया है। इसको कहते हैं स्कैटर करना। क्या कहते हैं इसको मेरे बेटा? इसको कहते हैं स्कैटर करना, रास्ता तब्दील कर देना, रास्ते को बदल लेना, स्कैटर कर जाता है। जब फोटोन चलेगा मेरे बेटा तो फोटोन की कोई वेवलेंथ होगी।
जब फोटोन चलेगा, यहाँ अगर चाहो तो मैं बना दूं कि ये आपका इनिशियल फोटोन जो था, इसकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ थी न्यू1। फ्रीक्वेंसी जो थी उसकी, वो जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी, न्यू1 इसकी फ्रीक्वेंसी थी। और जनाब जब उसके बाद थोड़ी सी एक जुमला और देख लेते हैं, जब ये स्कैटर करेगा मेरे बेटा, जब ये अपनी डायरेक्शन को बदलेगा तो ये एंगल बना लेगा थीटा। कौन? जो फोटोन है वो एंगल बनाएगा थीटा, और मेरे बेटा जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो एंगल बनाएगा फाई। जरा थोड़ा सा तवज्जो देके गौर से जरा डायग्राम को देखने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा डायग्राम को जनाब देखने की जो वो कोशिश करते हैं, समझिएगा जरा डायग्राम को। ये एंगल समझ ले कि थीटा कौन सा एंगल है, जो एंगल बनाया है फोटोन ने। थीटा कौन सा एंगल है, जो एंगल बनाया है फोटोन ने। और फाई, इस निशान को गोल बना के बीच से स्ट्रेट लाइन डाल दे, इसका नाम होता है फाई। और फाई एंगल बनाया है किसने, मेरे बेटा इलेक्ट्रॉन ने। अब जरा जो जो ये स्कैटर करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी और इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू2 होगी। अब आगे जितना काम है ना मेरे बेटा, ये सारा मैथमेटिकल है। आगे जितना काम है ये सारा के सारा काम मैथमेटिकल है। तवज्जो से ध्यान से समझिएगा। सारे पुराने फार्मूले हैं, कोई नया फार्मूला नहीं है। सारे पुराने फार्मूले हैं, कोई नया फार्मूला नहीं है। अगर आपको ये फार्मूले याद होंगे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, मोमेंटम कितना होता है, जो हमने पीछे आपको ड्राइव करवाए हैं, इन चीज़ों को जरा आपने देखना है। कंसीडर करते हैं एक फोटोन को। एक फोटोन हमने कंसीडर किया है मेरे बेटा, इसकी जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है न्यू1 है। टकराने से पहले जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है मेरे बेटा, वो इनिशियल फ्रीक्वेंसी न्यू1 के बराबर है। जब फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ भी होगी, सीधी सी बात है। इसकी जो वेवलेंथ है उसका नाम है λ1। इसका जो और जो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन था मेरा, जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो रेस्ट मास है उसका नाम है m0। जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो रेस्ट मास है, उसका रेस्ट मास क्या है, इलेक्ट्रॉन उसका रेस्ट मास है जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था। ये समझ लो मेरे बेटा, ये ब्लू से जो मैंने बनाया था, ये ब्लू से कौन था, आपका इलेक्ट्रॉन था। दोबारा अलग कर देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन टकराने से पहले का है। जो इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया है ये इलेक्ट्रॉन टकराने से पहले का है, और जो रेड वाला फोटोन है वो स्कैटर कर जाएगा। फोटोन कोलाइड्स विद द स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। फोटोन क्या करता है, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है। ऑन कोलिजन, जब ये कोलाइड करेगा, द फोटोन लूजेस सम एनर्जी, अपनी कुछ एनर्जी क्या करेगा, ये लॉस कर देगा। और लॉस करके ये एनर्जी किसको दे देगा, ये लॉस करके ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा। आफ्टर कोलिजन द फोटोन स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा। जो फोटोन था वो स्कैटर करके कितने एंगल के साथ, थीटा के साथ। जो मैंने आपको डायग्राम समझाई है, ये सारी डायग्राम ही लिख रहा हूं। जो डायग्राम मैंने आपको समझाई है, ये सारी डायग्राम आपको लिख रहा हूँ। जो सारी डायग्राम आपको हमने समझाई थी, यही सारी डायग्राम यहाँ पर को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सारी डायग्राम जो थी, इसी डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आफ्टर कोलिजन द फोटोन स्कैटर्ड थ्रू एंगल थीटा, वेयर एज द इलेक्ट्रॉन स्कैटर्स एट एन एंगल फाई। जो फोटोन है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो फाई एंगल के साथ स्कैटर कर रहा है विद इट्स ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन। जो पहले उसकी लाइन थी उस लाइन पर नहीं रहा, स्कैटर कर गया, डायरेक्शन को चेंज कर लिया। स्कैटर कर गया है, डायरेक्शन को चेंज कर लिया है। डायरेक्शन को चेंज करने के मतलब क्या है, स्कैटर हो गया है, एंगल बना लेगा एक्सिस के साथ। ठीक है, यहां तक बात। ये जो डायग्राम बनाई थी, यही डायग्राम मैंने सेंटेंसेस के अंदर आपको वेरीफाई करने की कोशिश की है, बनाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं मेरे बेटा। कोलिजन के बाद मेरे बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो न्यू2 हो जाती है। किसकी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू2 हो जाती है। ख्याल रखना न्यू2 कम होगा। और जो वेवलेंथ है वो λ2 हो जाती है। वेवलेंथ क्या होती है, λ2 हो जाती है। और याद रखना कि ये वेवलेंथ बढ़ेगी, ये वेवलेंथ हमारी इंक्रीज करेगी। और जो इलेक्ट्रॉन होगा जब वो मोशन में आएगा तो उसका मास तब्दील हो जाएगा। सुन लेना गौर से, जब रिलेटिव मैकेनिक्स पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसका मास सेम नहीं रहता, उसका मास तब्दील हो जाता है। जब हम रिलेटिव मैकेनिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो मास इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट नहीं होती, वेरी करती है। रेस्ट में था तो मास m0 था, मूव करना शुरू करेगा तो मास उसका बदल जाएगा, मास उसका तब्दील हो जाएगा। और उस मास का नाम होगा रिलेटिव मास, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे m से। किससे करेंगे बेटा, m से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा।
इसी डायग्राम को अब जरा ऐसी डायग्राम मैंने बना दी है, कॉपी के ऊपर आप ये डायग्राम बना सकते हैं। इसी डायग्राम को जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ बातें बारी बारी समझाएंगे, बताते भी रहेंगे, फिर उसको डायग्राम के अंदर समझाएंगे। अभी इतना समझ लें कि फोटोन आया है और ये फोटोन होता है, ये वेव की शक्ल में होता है, इसीलिए मैंने कर्व करके लाइन बनाई है इसकी, इलेक्ट्रॉन को सीधा बनाया है। अब आता है कॉम्पिटन की ऑब्जर्वेशन। इस पूरे जो काम हुआ पीछे, कॉम्पिटन साहब ने क्या देखा? कॉम्पिटन साहब ने क्या देखा? कॉम्पिटन ऑब्जर्व दैट एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज कंजर्व। जो फोटोन होगा, कौन होगा? जो फोटोन था, उसकी एनर्जी भी कंजर्व होती है और उसका मोमेंटम भी कंजर्व होता है। कंजर्व होने का मतलब क्या होता है? बताया था आपको, पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन के वैल्यू का सेम रहना, तब्दील ना होना। यानी टकराने से पहले की एनर्जी टकराने के बाद की एनर्जी के बराबर होगी और टकराने से पहले का मोमेंटम टकराने के बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। जो मोमेंटम इनिशियल था टकराने से, जो एनर्जी पहले थी टकराने से पहले, और जो एनर्जी बाद में होगी टकराने के, वो सेम रहेगी। और इसी तरीके से जो मोमेंटम टकराने से पहले था वही मोमेंटम टकराने के बाद होगा। पहले बात करते हैं एनर्जी की। फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? आपने पढ़ा है, हमने एनर्जी का फार्मूला ड्राइव किया हुआ है कि जो एनर्जी होती है उसका फार्मूला होता है एच न्यू। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है मेरे बेटा? पढ़ा, हमने ड्राइव किया। एनर्जी का फार्मूला होता है एच न्यू। लिहाजा इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होगी? एच न्यू वन के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? एच न्यू वन के बराबर होगी। जो एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन है, स्कैटर्ड कौन? जिसने डायरेक्शन बदल ली। स्कैटर्ड कौन है? जिसने डायरेक्शन चेंज कर ली है, बदल ली है आफ्टर स्कैटरिंग। जो उसकी एनर्जी होगी वो एच न्यू टू होगी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू टू हो गई है। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है मेरे बेटा? चूंकि उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू टू हो गई है, लिहाजा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? एच न्यू टू हो जाएगी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स से कहती है कि वेर एवर वेन एवर देर इज अ मास देर इज एनर्जी। जब कहीं मास होता है वहां एनर्जी होती है। जब कहीं मास होता है वहां पर एनर्जी होती है, और वो एनर्जी किसके बराबर होती है? mc स्क्वायर होती है। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी था, रेस्ट में था, रुका हुआ था, तो उसका मास एम नॉट था, लिहाजा उसकी एनर्जी होगी एम नॉट सी स्क्वायर। बात समझ लेना ध्यान से। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि वेर एवर देयर इज अ मास देयर इज एनर्जी। एनर्जी एंड मास आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द रिलेशन एम सी स्क्वायर। जब मास उसका पहले एम नॉट था तो उसकी एनर्जी क्या होगी? एम नॉट सी स्क्वायर होगी। बाद में उसका मास कितना हो गया था? जब ये मूव करता है तो मास चेंज होता है, मूव करता है तो मास चेंज होता है। जब मास चेंज हो जाएगा, मास बदलकर एम होगा, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? एम सी स्क्वायर हो जाएगी। उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? एम सी स्क्वायर हो जाएगी। बात समझ लो, रेस्ट में था तो मास एम नॉट था, लिहाजा एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर। वेन एवर देयर इज मास देयर इज एनर्जी। ठीक है मेरे बेटा। और जो एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जिसने डायरेक्शन बदली थी टकराने के बाद, टकराने के बाद जो हमारे पास होगी वो क्या होगी मेरे बेटा? एम सी स्क्वायर होगी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक क्या हो जाएगा मेरे बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक क्या हो जाएगा मेरे बेटा? इनिशियल एनर्जी, एनर्जी बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले की एनर्जी टकराने के बाद की एनर्जी बराबर होगी। पहले कितनी एनर्जी थी? एच न्यू वन। बाद में कितनी? और पहले कौन था? फोटोन के जो एनर्जी थी वो एच न्यू वन थी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी थी? एम नॉट सी स्क्वायर थी। ये इनिशियल थे टकराने से पहले। टकराने से पहले फोटोन की जो एनर्जी थी वो एच न्यू वन थी, और जो स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर थी। टकराने के बाद एनर्जी कितनी हो गई? एच न्यू टू हो गई, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एम सी स्क्वायर हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? एम सी स्क्वायर हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी एक तरफ कर ले और मास को एक तरफ कर ले, और इसमें से चाहे तो एच कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से सी स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर हमारे पास ये इक्वेशन बन सकती है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इक्वेशन 1 बन गई है। कौन सी बन गई बेटा? इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। लिखा नहीं नाम मैंने, लिख दीजिएगा। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन गई है। किससे बनी है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बनी है। किससे बनी है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बनी है। इसी तरीके से मेरे बेटा डायग्राम दोबारा आपके सामने आ गई है। इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। ये हमने हर पेज पर डायग्राम इसलिए बना दिए कि आपको जो रेफरेंस दें तो आपको डायग्राम पे नजर आता रहे, आप देख लो। पहले एनर्जी एच न्यू वन थी,
बल्कि पीछे अगर आप चले जाओ तो देख लो मेरे बेटा, पहले एनर्जी कितनी थी, H-1 थी, ये एनर्जी H-1, और मेरे बेटा जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी वो m0c² थी। बाद में एनर्जी क्या हो जाएगी, H-2 हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी mc² हो जाएगी। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये है ना भाई। और फोटोन का मोमेंटम भी निकाला था, अगर आपको याद हो, याद है फोटोन का मोमेंटम फाइंड आउट किया था। अगर आपको याद हो मेरे बेटा, तो हमने लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो, तो हमने फोटोन का मोमेंटम निकाला था और उसकी पूरी डेरिवेशन की थी और आपको समझाया था कि जो फोटोन का मोमेंटम होता है वो h/λ होता है। फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, h/λ होता है। पूरी क्लास हुई थी, अगर किसी ने क्लास नहीं ली होगी तो जरा देख लीजिएगा कि फोटोन का मोमेंटम h/λ हमारे पास होता है, लेक्चर इसका मौजूद है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा। मोमेंटम ऑफ द इंसिडेंट फोटोन कितना होगा, क्योंकि मोमेंटम होता है h/ν1। क्या होता है h/ν1, हमारा h/λ1 होता है, h/λ होता है। तो पहले वेवलेंथ λ1 थी, तो क्या हो जाएगा, h/λ1 हो जाएगा। और जो मोमेंटम ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन है, जो स्कैटर्ड फोटोन है, जो फोटोन टकरा के मुड़ गया, उसकी वेवलेंथ चूंकि λ2 हो गई थी, लिहाजा उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, h/λ2 हो जाएगा। फोटोन का पहले जो आपकी वेवलेंथ थी वो λ1 थी, तो उसका मोमेंटम h/λ1 होगा, और जो बाद में मोमेंटम होगा वो h/λ2 होगा। ठीक है मेरे बेटा। स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जीरो होगा। स्टेशनरी जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है, स्टेशनरी होती है, रुकी हुई होती है, तो उसका मोमेंटम जीरो होता है। उसका मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है। और जब ये मूव करेगा मेरे बेटा, तो इसका जो मोमेंटम होता है, किसका मोमेंटम, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है, उसका नाम रख देते हैं पी। क्या रख देते हैं उसका नाम, पी उसका नाम रख देते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि जिस तरह सर ने पीछे किया है, तो इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। एक इक्वेशन और फॉर्म कर लेंगे, ऐसा ही जहन में आइडिया होगा। मगर मामलात इतने सीधे नहीं है जितने सीधे लग रहे हैं। मामलात इतने सीधे नहीं है जितने सीधे लग रहे हैं। मोमेंटम जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सिंस मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम क्या है मेरे बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। लिहाजा जब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसमें एक्स एक्सेस को अलहदा सॉल्व किया जाता है, वाई एक्सेस को अलग सॉल्व करते हैं। डिफरेंट एक्सेस को एक इक्वेशन में नहीं लिखा जाता। इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा होगा, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। मुख्तलिफ एक्सेस को अलहदा अलहदा डिस्कस किया जाता है, एक एक्सेस पे डिस्कस नहीं करते। इसका मतलब यह है कि मोमेंटम का कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सेस कुछ और होगा, अलोंग वाई एक्सेस कुछ और होगा। मोमेंटम का कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सेस कुछ और होगा, अलोंग वाई एक्सेस कुछ और होगा। Since momentum is a vector quantity, hence its conservation will be different along x axis and y axis. x axis पे और y axis पर इसकी जो कंजर्वेशन होगी मेरे बेटा वो डिफरेंट होगी। along x axis and y axis, x axis और y axis पर जो इसकी कंजर्वेशन होगी मेरे बेटा, वो कंजर्वेशन डिफरेंट होगी, वो कंजर्वेशन मुख्तलिफ होगी। पहले बात करते हैं एक्स एक्सिस की। किसकी बात करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे मेरे बेटा, कि ये जो मोमेंटम हमारा था इलेक्ट्रॉन का, और जो मोमेंटम था किस इलेक्ट्रॉन का, और जो मोमेंटम किसका था, फोटोन का, इसके हम बनाएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या करेंगे इसके मेरे बेटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएंगे। अगर आपको पता हो तो दो कंपोनेंट इस तरीके से बनाए जाते हैं, दो कंपोनेंट बनाए जाएंगे। ये दो कंपोनेंट इस तरीके से बनेंगे। ये कंपोनेंट किसके बन रहे हैं, ये बन रहे हैं किसके कंपोनेंट, फोटोन के। एक अलोंग एक्स एक्सिस होगा, एक अलोंग वाई एक्सिस होगा। अगर आपको याद हो थोड़ा सा कि एंगल के सामने वाले कंपोनेंट में साइन थीटा आता है, एंगल के सामने वाले कंपोनेंट में साइन थीटा आता है, जिस पर एंगल बनता है उस पर कॉस थीटा आता है। ये मैंने पिंक से बनाया है, किसके लिए है मेरे बेटा, ये कंपोनेंट आपका किसका बना है, फोटोन का बना है। इसी तरीके से मेरे बेटा हम क्या कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के भी हमारे पास क्या बन सकते हैं मेरे बेटा, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, इस इलेक्ट्रॉन के भी दो कंपोनेंट बन सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, इसके भी बनेंगे दो कंपोनेंट। मैंने ब्लू कलर से कर लिया है, पहचान लेना। जो एंगल के सामने है उस पर साइन थीटा आएगा, जिस पर एंगल बनेगा उस पर कॉस थीटा आएगा। जो स्ट्रेट लाइन में है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, जो वर्टिकली है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है। सुनना बेटा गौर से, ध्यान से। सिंस मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर इट्स कंजर्वेशन विल बी डिफरेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस।
पहले बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस की बात करते हैं, सुनना गौर से। जब फोटोन पहले इनिशियली मूव कर रहा था तो वो था एक्स एक्सिस पे। फोटोन ने जब इनिशियल मोशन की बात करता हूं, जब फोटोन की इनिशियल मोशन की बात करता हूं तो फोटोन इनिशियली कैसे मूव कर रहा था? अगर मैं फोटोन के मोमेंटम की बात करता हूं तो फोटोन तो इनिशियली हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था। जब इनिशियली मेरे बेटा ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था तो इसका मतलब है कि जो पूरा का पूरा मोमेंटम है वो सारा का सारा मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस ही होगा। कहाँ होगा? अलोंग एक्स एक्सिस होगा। ये एच लेमडा वन था, एच अपॉन लेमडा वन था। क्या था? एच अपॉन लेमडा वन था। जो इलेक्ट्रॉन था उसका इनिशियल मोमेंटम क्या था? इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में था टकराने से पहले। टकराने से पहले फोटोन अलोंग एक्स एक्सिस था, सारा का सारा मोमेंटम एक्स एक्सिस पे था। जो इलेक्ट्रॉन था वो रेस्ट में था। जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था तो उसका मोमेंटम जीरो था, जीरो हो गया। जब स्कैटर किया मेरे बेटा, जब स्कैटर करेगा तो फोटोन का मोमेंटम क्या हो जाएगा? अलोंग एक्स एक्सिस, यहां वाला नीचे वाला, उस पर आ जाएगा कॉस थीटा। एच न्यू टू था, एच अपॉन लेमडा टू था। एच अपॉन लेमडा टू में कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास था इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा? एम वी कॉस फाइव, या इसको पी कॉस फाइव भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको एम वी कॉस फाइव लिख सकते हैं, या इसको पी कॉस फाइव भी लिखा जा सकता है। पी के मतलब होता है एम इन टू वी। अगर आप मैं देखो गौर से मेरे बेटा, मैं लिख भी देता हूँ। जो पी हमारा होता है वो किसके बराबर होता है? एम इन टू वी के बराबर होता है। जो पी होता है किसके बराबर होता है? एम इन टू वी के बराबर होता है। चाहे एम वी भी लिख सकते हैं। यहां से बेटा हम क्या करते हैं मेरे बेटा कि ये जीरो तो बेकार ही है, ऐड कर देंगे, जीरो तो ऐसे ही रहेगा। तो इक्वेशन हम जीरो को वैनिश कर दिया है और हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन टू का नाम दिया। पहले वाली इक्वेशन वन थी जो हमने बनाई थी एनर्जी से। इसी तरीके से कंजर्वेशन होगी वाई एक्सिस पर। कंजर्वेशन क्या होगी मेरे बेटा? वाई एक्सिस पे कंजर्वेशन होगी। वाई एक्सिस की बात करते हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। सुनना जरा गौर से। इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में था। इलेक्ट्रॉन कहाँ था? इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जीरो था। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जीरो था। और जो फोटोन था, सुनना गौर से जुमले को, जो फोटोन था वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा था। जो फोटोन था वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा था, लिहाजा वाई एक्सिस पर, कहां पर? लिहाजा वाई एक्सिस पर मेरे बेटा उसका जो मोमेंटम होगा वो जीरो होगा। सारा के सारा मोमेंटम एक्स एक्सिस पे था। मोशन उसकी एक्स एक्सिस पे थी। इनिशियली वाई एक्सिस पे मोशन ही नहीं थी। इनिशियली वाई एक्सिस पे मोशन ही नहीं थी, लिहाजा वाई एक्सिस पे इसका कोई मोमेंटम नहीं होगा। इनिशियली देखो, जो फोटोन था उसका मोमेंटम भी जीरो लिखा है, जो इलेक्ट्रॉन था उसका मोमेंटम भी जीरो लिखा है। दोनों के मोमेंटम को जीरो लिखा है। जो फोटोन था, इलेक्ट्रॉन, दोनों के मोमेंटम को जीरो लिखा है, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था और फोटोन की मोशन अलोंग एक्स एक्सिस थी। स्कैटरिंग के बाद क्या किया मेरे बेटा? फोटोन के मोमेंटम में चूंकि एंगल के सामने वाला कंपोनेंट है, इस पे आ जाएगा साइन थीटा। इस कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, देखना गौर से, इस कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। चूंकि एंगल के सामने है, जब एंगल के सामने है मेरे बेटा तो इस पे क्या आ जाएगा? जब एंगल के सामने है मेरे बेटा तो इस पे क्या आ जाएगा? साइन थीटा आएगा। यहां लगा दिया साइन थीटा। क्या केस पे मेरे बेटा? साइन थीटा आ गया। और इसकी जब बात करता हूं मेरे बेटा तो इसका जो मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा? ये एंगल कितना है? फाई एंगल है। फाई के सामने क्या होगा? इस वाले की बात कर रहा हूं, वर्टिकल है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड है इसलिए लगा दिया माइनस साइन। देखो यहां माइनस लगाया है, क्यों लगाया है माइनस? इसलिए कि डाउनवर्ड है और एंगल के सामने है तो इसमें साइन थीटा आ जाएगा। और एंगल कितना है इसका? फाई है, तो एंगल आ जाएगा फाई। सिंप्लीफाई कर ले मेरे बेटा, अगर इसको हम, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये तो सारा जीरो को जीरो हो गया है। एच अपॉन लेमडा टू साइन थीटा माइनस एम वी साइन फाइव इक्वल टू जीरो। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का। सारा काम मैथमेटिकल है, सारा काम मैथमेटिकल है, जरा बर्दाश्त कीजिएगा। सारे पुराने वाले फार्मूले हैं, कोई नया फार्मूला इसके अंदर आया नहीं है। उन्हीं फार्मूलों को हमने आगे पीछे मैनिपुलेट किया। नाउ देन, अब हम क्या करते हैं? इन इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इन इक्वेशनों को हम सॉल्व करते हैं। जब कैसे करना है ये आपका काम नहीं है। कैसे सॉल्व करना है ये सॉल्व करना आपका काम नहीं है, ना आपने करना है। किताब में भी डायरेक्ट लिखा हुआ है, आपने भी डायरेक्ट लिखना है।
इन तमाम इक्वेशनों को सॉल्व करने पर हमारे पास इक्वेशन आ गई 1/ν2 माइनस 1/ν1 फ्रीक्वेंसी है इज इक्वल टू h/m0c², 1 माइनस कॉस थीटा। कैसे आई है इक्वेशन, ये आपका काम नहीं है। कैसे आई है इक्वेशन, ये आपका काम नहीं है। ये आपको डायरेक्ट याद करनी है। 3-4 पेज की डेरिवेशन है, इतने सारे वेरिएबल है, इतना आसान काम नहीं है सॉल्व करना। ना आपके कोर्स में है, ना आपने करना है। आपको डायरेक्टली याद करना है कि इसका आंसर सॉल्व करने पर आंसर आएगा। अगर हम दोनों जानिब इसको सी से मल्टीप्लाई कर दें, क्या करें मेरे बेटा, अगर इसको दोनों जानिब सी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो c/ν2 c/ν1 hc/m0c², 1 माइनस कॉस थीटा। एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा। कहां पर मेरे बेटा, राइट साइड पर। इस एक सी से एक सी को हम कैंसिल कर सकते हैं राइट साइड पर। और मेरे बेटा तवज्जो देके गौर से देखना कि c/ν बराबर होता है लैम्डा के। न्यू लैम्डा इक्वल टू सी होता है, पहले भी आपको मैंने रेफरेंस दिया हुआ है किसी लेक्चर में। एच न्यू सी के बराबर होता है, लिहाजा c/ν लैम्डा के बराबर होता है। c/ν क्या होता है, लैम्डा के बराबर होता है, लिहाजा c/ν2 किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा 2 के बराबर हो जाएगा। और c/ν1 क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 के बराबर हो जाएगा। यहां पर बचेगा h/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 को डेल्टा लैम्डा कह सकते हैं। डेल्टा किसको मेरे बेटा, जो डेल्टा आपके पास जनाब आली, जो आपके पास डेल्टा जो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 है, इसकी जगह पर क्या आ सकता है, डेल्टा लैम्डा आ सकता है। क्या आ सकता है बेटा आपके पास, डेल्टा लैम्डा हमारे पास जनाब आ सकता है। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। यहां लैम्डा 2 माइनस 1, इसको मेरे बेटा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 को जनाब आली, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 को जो डेल्टा लैम्डा होता है, इसका नाम होता है कॉम्पिटेंट शिफ्ट, वेवलेंथ में तब्दीली। आपसे कहा था ना, जब स्कैटर करता है तो वेवलेंथ तब्दील होती है, इंक्रीज होती है वेवलेंथ। जो वेवलेंथ के अंदर तब्दीली होती है, इसका नाम होता है कॉम्पिटेंट शिफ्ट इन वेवलेंथ। क्या नाम होता है इसका, कॉम्पिटेंट शिफ्ट इन वेवलेंथ, इसको जनाब कहा जाता है। और जो h/m0c है, कौन सा है मेरे बेटा, जो h/m0c हमारे पास है, ये वाला जो h/m0c है, इस h/m0c का नाम होता है कॉम्पिटेंट वेवलेंथ। क्या नाम होता है इसका, कॉम्पिटेंट वेवलेंथ नाम होता है। शॉर्टकट में इसको लैम्डा सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं शॉर्टकट में, इसको लैम्डा सी लिखते हैं। इसकी वैल्यू होती है 2.426 10⁻12 मीटर। कॉम्पिटेंट वेवलेंथ की वैल्यू होती है, एग्जाम में पूछते हैं एमसीक्यूज के अंदर भी, कि कॉम्पिटेंट वेवलेंथ की वैल्यू डैश होती है या कॉम्पिटेंट वेवलेंथ का फार्मूला डैश होता है। तो h/m0c ये आपको याद होना चाहिए कि h/m0c को लैम्डा सी बराबर होता है h/m0c के। कंक्लूजन क्या निकला, सुनो जरा गौर से। कंक्लूजन ये निकला मेरे बेटा कि जब हमने इस फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन कम होती है, क्या होती है, जो स्कैटर्ड फोटोन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, लिहाजा एनर्जी भी कम होती है। दिस इंप्लाइज दैट लाइट फोटोन इज नॉट प्योर वेव। अगर आप इस पूरे बिहेवियर को देखें, इस पूरी कैलकुलेशन को देखें, तो हमने फोटोन को ट्रीट किया एज अ पार्टिकल। और जब हमने स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मालूम की इस फिनोमेना से, किस फिनोमेना के जरिए, कॉम्पिटेंट इफेक्ट के जरिए, बाय ट्रीटिंग इज एट एज अ पार्टिकल। और जब बतौर वेव इसकी वेवलेंथ निकाली गई तो पता चला कि ये दोनों वेवलेंथ सेम आती है। जो वेवलेंथ हम यहां से निकालें, कॉम्पिटेंट इफेक्ट से निकालें, या किसी वेव के फिनोमेना से। वेव के फिनोमेना डिफरेंट होते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है, डायफ्रैक्शन होती है, न्यूटन रिंग होता है, कुछ भी हो सकता है। उससे अगर निकालें, दोनों सूरतों में वेवलेंथ हमारे पास इक्वल आई है, बराबर आई है। लिहाजा ये शो करता है कि फोटोन पार्टिकल इन नेचर होता है। जो फोटोन होता है क्या होता है मेरे बेटा, पार्टिकल नेचर होता है। दिस इंप्लाइज दैट लाइट फोटोन इज नॉट प्योर वेव, it has particle property as it follows the laws of collision। चूंकि उसने कोलिजन के लॉस को फॉलो किया है, चूंकि इसने कोलिजन के लॉस को फॉलो किया है, लिहाजा ये बात जस्टिफाई होती है कि जो फोटोन होता है वो पार्टिकल इन नेचर होता है। जो फोटोन होता है क्या होता है मेरे बेटा, पार्टिकल इन नेचर हमारे पास जनाब फोटोन जो है वो होता है। अब कुछ सवाल किसी के जहन में है तो आप सवाल कर सकते हैं, मगर मेरी मशवरा आपको ये है, आज सवाल ना करें, नेक्स्ट क्लास में सवाल कीजिएगा। इसको आप कॉपी के ऊपर लिखें। स्पेशली जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनको तकलीफ होगी, इसलिए कि बहुत सारी क्वेश्चन है।
बहुत सारी ढेर सारी क्वेश्चनें हैं, और अगर हम गौर से इसको मेरे बेटा देखें तो अगर आपको शायद अंदाज़ा नहीं हुआ बातों बातों में कि स्लाइडें काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर है, 1 2 3 4 स्लाइडें मैंने जानबूझ के 4 की है। मैं डायग्राम चूंकि मैंने डिप्लीकेट कर दी थी तो जगह ज़्यादा कंज्यूम हुई है, वरना मैं चाहता तो इसको कम पे भी कर सकता था। एक बात तो ये हो गई। कोई सवाल इसके ऊपर अगर नहीं है तो आगे चलते हैं। घर पे इसको देखिएगा और कोई सवाल होगा तो लाजमी कीजिएगा। जय जी बेटा, सवाल करें भाई, बोले भाई। जयवंती साहिबा कहाँ कहाँ गायब हो गए? चले जरा माइक आप लोगों के खोल दिए हैं, जिनकी ज़रूरत हो वही खोले। जयवंती साहिबा का सवाल, जी बेटा जल्दी कर लो यार, कोई चीज़ का। जी जी सर मुझे ये पूछना है कि इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को पता कैसे चल रहा है पार्टिकल प्रॉपर्टी, मतलब कोलिजन के लॉ फॉलो कर रहा है तो पार्टिकल है लाइट। मैंने आपको कहा, अगर आप जुमला सुने गौर से, हमने इस फार्मूले के ज़रिए वेवलेंथ में होने वाली तब्दीली मालूम की, पूरी कैलकुलेशन से, कंजर्वेशन के लॉस के ज़रिए। ये इक्वेशन है जो हमारी एजम्पशन है, जो हम काम कर रहे हैं, इसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं? बतौर पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं। कैसे ट्रीट कर रहे हैं? बतौर पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया कि जो स्कैटर्ड फोटोन था और जो इंसिडेंट फोटोन था, जो स्कैटर्ड लाइट, जो पहले वाली लाइट थी और जो बाद वाली लाइट थी, उसकी हमने वेवलेंथ दोबारा मालूम की किसी वेव के फिनोमेना से। किस फिनोमेना के जरिए? वेव के फिनोमेना से मालूम की, तो पता चला कि वेवलेंथ सेम आई। क्या आई बेटा? वेवलेंथ सेम, वेवलेंथ हमें हासिल हुई, सेम वेवलेंथ हमें आई। इसका मतलब है कि जो ये बतौर पार्टिकल इसका बिहेवियर है, जो हमने, चूंकि सारे जो कवानीन हैं, ये सारे के सारे कवानीन पार्टिकल के लॉज है। किसके लॉज है? पार्टिकल के लॉज है। चूंकि फोटोन पार्टिकल के लॉज को फॉलो कर रहा है, पार्टिकल की ही कोलिजन होती है। कोलिजन किस में हो सकती है? पार्टिकल में हो सकती है। चूंकि ये पार्टिकल के या कोलिजन के लॉस को फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है, लिहाजा ये पार्टिकल इन नेचर है। जी बेटा, और बोलो कुछ सवाल, और दोबारा पूछो, कोई कंफ्यूजन अभी भी है तो। कंफ्यूजन अभी भी है तो देख लो बेटा। क्योंकि जब भी कोई हाँ चीज सर ठीक है, समझ गया। जो कंजर्वेशन के जो लॉस को फॉलो करेगा, इसका मतलब है कि इस चीज को ये ओबे करता है, फॉलो करता है। कोई सवाल बेटे बेटा? एनी वन ऑफ यू एनी क्वेश्चन और टू आस्क एनी मोर? इरादा न्यूमेरिकल कराने का था, मगर 3 न्यूमेरिकल हैं, वो इतनी देर में हो नहीं पाएंगे। 2 4 छोटी छोटी सी डिस्कशन आप लोगों से कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि